सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। फ़लस्तीन एक बार फिर लहू लहू है। फ़लस्तीनियों पर ज़िंदगी तंग कर दी गई है। वहाँ मुसलमानों का अल्लाह के हुजूर सर झुकाना भी नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म बना दिया गया है। इसराइली फ़ौज मस्जिद अक्सा पर हमलावर है और इबादत करते मुसलमानों को गोलियों से निशाना बनाया गया, दस्ती बमों से खून में नहलाया गया, शेलिंग फायरिंग के साथ क़िबला अव्वल की बेहुरमती की गई और बर्बरियत का ये खेल 27 रमज़ान मुबारक को खेला गया। वो लम्हात, वो घड़ियाँ जो मुसलमानों के लिए बहुत बाबरकत हैं। सैकड़ों फ़लस्तीनी ज़ख्मों से चूर हैं, लेकिन सलाम है इनकी हिम्मत पर कि फिर भी तीन दिन से इसराइली जारहियत के सामने सीना तान कर खड़े हैं। आज मस्जिद अक्सा सवाल कर रही है कि कहाँ है उम्मत मुस्लिमा। सच यह है कि ये उम्मत मुस्लिमा अब उम्मत मरहूमा बन गई है। जी, उम्मत मरहूमा ये सिर्फ लफाजी नहीं, हकीकत है। आप दुनिया के नक्शे पर नजर डालें, आपको 61 इस्लामी ममालिक नजर आएंगे जिनकी आबादी 1.5 अरब से ज्यादा है। इन 61 मुल्कों में 56 की बाकायदा फौज है। अगर इनकी फौज को इकट्ठा करें तो ये तादाद 70 लाख तक पहुंच जाती है। फिर जदीद तरीन असलहा भी है, सैकड़ों जंगी जहाज हैं, सैकड़ों मिसाइल भी होंगे और सबसे बढ़कर एटम बम भी, जिन्हें इस्लामी एटम बम कहकर दुनिया को डराया जाता है। मैं कहता हूं डूब मरने का मकाम है हम सब के लिए। यूरोप में जिन्हें हम काफिर कहते हैं, वहां फलस्तीनियों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं और जो इस्लामी ममालिक है वहां सिर्फ हुकूमती सतह पर मजम्मत से काम चलाया जा रहा है। आप इससे बढ़कर भी सितम देखिए। इसराइल जो फलस्तीनियों पर जुल्म सितम तोड़ रहा है, इसकी गाड़ियों, टैंकों, हेलीकॉप्टरों और जहाज़ों को जो पेट्रोल चला रहा है वो भी इस्लामी मुल्कों का है। कौन से ममालिक हैं सब जानते हैं। और सुने, एक तहकीक के मुताबिक इस्लामी मुल्कों में काम करने वाली 75% मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक यहूदी हैं। यकीनन ये कोई जुर्म नहीं, लेकिन जुर्म यह है कि ये लोग इसराइल को माली इमदाद देने में पेश है जिसे वो फ़लस्तीनों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। लेकिन आप देखें, कोई एक इस्लामी मुल्क भी इन मल्टीनेशनल कंपनियों से किसी एक कंपनी पर पाबंदी लगाने की जुर्रत नहीं कर सकता। फिर क्यों ना कहा जाए कि ये उम्मत मुस्लिमा नहीं, उम्मत मरहूमा है। आपको याद है अभी हाल ही में पाकिस्तान में नामूस रिसालत के मामले पर एहतजाज हुआ, जानी नुकसान हुआ तो पाकिस्तान का, मुआशी नुकसान हुआ तो वो भी पाकिस्तान का था। लेकिन आप देखें, ये भी मगरिब को कबूल नहीं। यूरोपीय यूनियन ने इस एहतजाज को बहाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पास की। इन लोगों को पाकिस्तान में बढ़ती इंतहा पसंदी नजर आ गई, लेकिन फलस्तीन में आग जलते फलस्तीनियों का खून नजर नहीं आया। क्यों नजर नहीं आता? क्यों? इन्हें पता है, क्योंकि इन्हें पता है ये उम्मत मुस्लिमा नहीं, उम्मत मरहूमा है। सवाल यह है कि फिर फलस्तीनियों के जख्मों पर मरहम कौन रखेगा? आज प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर आगे चलकर फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के हवाले से बात करेंगे और इसराइल की जारहियत पर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पर अगर नज़र डालें तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर असद खरल साहब के पास है। बाबर डोगर साहब से भी इस पर बात करेंगे। हुदैबिया पेपर मिल केस, आप सबको याद होगा, ये केस मशहूर ज़माना केस है। दुनिया की तारीख का एक बड़ा ज़बरदस्त केस है कि जिसमें इसहाक डार साहब ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया जो कानूनी तौर पर जिसको कहते हैं एडमिसिबल इन एविडेंस, यानी वो बिल्कुल माना जाता है। दुनिया की हर अदालत मानेगी मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि उससे पूछा जाता है। एक एक चीज़ उन्होंने बताई, किस तरह जाली अकाउंट्स बनाया गया, एक काजी कंपनी थी, हुदैबिया पेपर मिल्स को किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। अब हुकूमत कह रही है कि हम इस मामले को दोबारा खोलेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और रिव्यू भी आ चुका कि जनाब ये तो अब केस खत्म, क्योंकि टाइम बार्ड, यानी काफ़ी अरसा ये केस रहा और उसके बाद दोबारा अब नहीं खोला जा सकता। तो इफ्तिखार चौधरी साहब भी उस दौर में थे तो उन्होंने भी ये केस निपटाया। बहरहाल अब असद खरल साहब, क्या फ़ायदा? ये फवाद चौधरी साहब तो ऐसे ही कह रहे हैं। पहले जो शहजाद अकबर साहब इस तरह की बातें करते थे, अब फवाद चौधरी ने शुरू कर दी हैं। वो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने का फ़ायदा, जो पहले ताज़ा केस बनाए उसमें क्या कर लिया आपने? उसामा साहब, मामला ये है कि फवाद चौधरी साहब वकील भी हैं, ये ज़रा बात मद्देनजर रखें। और शहजाद अकबर साहब भी हैं सर। शहजाद अकबर साहब नैब के प्रोसिक्यूटर, मैं बताता हूँ, उधर ही आ रहा हूँ, वो भी प्रोसिक्यूटर भी हैं, बैरिस्टर भी हैं और नैब में भी रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं टेक्निकल होती हैं, टेक्निकल तरीके से खेला जाता है। जिस तरह शरीफ फैमिली टेक्निकल तरीके से, मेरिट पे नहीं, टेक्निकल तरीके से
वो उनको इंसाफ मिलता रहा है। मेरिट पे कभी उनकी बेल नहीं हुई, कभी मेडिकल ग्राउंड पे कभी हार्डशिप आ जाती है और कभी टेक्निकल मामला आ जाता है। अब यहाँ पे वो कहते हैं नल्ले पे दहला, टिट फॉर टैट। अब यहाँ पे टेक्निकल मामला आ रहा है, आप वो जरा थोड़ा सा गौर सुने, क्योंकि आपने कहना हर केस के पीछे आपका ही मुद्दई निकल है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ों का जो हुदैबिया, एक है हुदैबिया पेपर ऐसे ही है जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसमें थोड़ा सा मैं जो कल हम कहेंगे तो मैं पूरे इसके पलंदे उठा लाऊंगा। और ये केस खुलने जा रहा है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये फवाद चौधरी साहब नहीं, हुदैबिया का केस खुलने जा रहा है। ये बात मैं आपको दिख रहा हूँ और कह रहा हूँ, हुकूमत ने खोलना ना, मैं तो नहीं खोलना। ठीक है। और ये भी मुझे नहीं, बहुत सी चीजों में पीछे पीछे आपका हाथ होता है, ये नहीं जाने दें सर, ये ना करें। अब FIA मैं आपको बताता हूँ, प्रोग्राम निकाल लें, हमारा प्रोग्राम निकाल लें। जिस दिन शहबाज शरीफ जा रहे थे, सारी कौम कह रही थी, सारे चैनल्स कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं। आपका जुमला मुझे याद है, मुझे समझ नहीं आई उस वक्त। आपने कहा जी चलो अदालत से तो मिल गया, लेकिन अभी एयरपोर्ट पर देखना है क्या बनता है, लिस्टें भी होती है, ये है वो है। शहबाज शरीफ की मर्जी और अगलों की मर्जी। हाँ, तो वहाँ एक नई लिस्ट निकल आई, आपको कैसे पता था? अच्छा चले उस पे मैं गारंटी उसके इस पे कर ले। आपके अल्फाज थे कि जी शहबाज शरीफ यहाँ से तो मिल गया, लेकिन अभी लंदन देखेंगे, वो चले तो जाएंगे, लेकिन अभी एयरपोर्ट पे भी कुछ होता है, वहाँ लिस्ट भी है, ये वो। आपने इशारत इस तरह की बात कर दी। नहीं, मैंने ये आपने लिस्ट में डलवा दिया, मुझे लगता है। नहीं, मैंने नहीं ब्लैक लिस्ट, बेचारे आखिरी एक और PNIL नई लिस्ट निकाल दी है, ये पर्सन इन वो जो क्या होता है PNIL, अब नई टर्म निकाल दी। हालांकि ब्लैक अब होता क्या है, वो कह रहे हो प्रोसीजर होता है, प्रोसेस नहीं होता, जब फीड नहीं होता वो सारा डोगर सामने प्रोसेस। अब मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ, फवाद चौधरी साहब बड़ी दूर की कोड़ी लाए हैं। अच्छा। और ये हुदैबिया के केस खुलने जा रहा है और सिरे माल का भी खुलने जा रहा है। आप कहेंगे ये दूसरा फिर केस किधर से ले हैं, और ये आप पूछेंगे कौन खोल रहा है, और ये नैब या एक और मैं इशारा दे रहा हूँ, हुदैबिया के शायद FIA कर ले इस पर। हुदैबिया का अब एक नई मैं आपको खबर दे रहा हूँ, हुदैबिया के केस में भी FIA जो है इस चीज़ को प्रोसीड कर ले। नंबर 1 नैब भी कर सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक जो डिसाइड हुआ है FIA इसको आपको प्रोसीड करने जा रही है। क्यों करने जा रही है मैं बता, निकलेगा तो बड़ी दूर की बात है, वो तो कल पूरा प्रोग्राम कर लेना। अच्छा। दूसरी बात यह है कि सिरे माल जो है उसको भी केस को टेकअप किया जा रहा है। अब थोड़ा सा पीछे थोड़ा जाता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट में जब ये फैसला आया था ना, तो दो जज साहबान, जस्टिस फरख इरफान साहब और एक और जज साहब थे। अब उस 2 जजों के दौरान एक जज साहब ने ये कहा था कि ये केस जो है ये टाइम बार्ड वगैरह जो उनका नैब के खिलाफ आ गया। एक जज ने कहा कि अगर कोई नई एविडेंस आएगी तो नैब इस चीज़ को खोल सकता है। अब ये बीच में अवाम हो गया। अच्छा। इसके बाद बीच में वो रेफरी जज वाला आ गया, जस्टिस फरक इरफान, फिर जस्टिस सरदार शमीम जो चीफ जस्टिस रिटायर हो गए हैं। फरक इरफान खुद उनकी आपको पता है वो ऑफशोर कंपनियां निकल आई और चले गए, खुद ही मेहरबानी उनकी, वरना ना भी जाते तो उनका किसी ने क्या कुछ कर लेना था। अच्छा। मेहरबानी उनकी, मैं कहता हूँ उनको सलूट हम करते हैं कि उन्होंने खुद डोगर साहब, वरना ना जाते तो हम क्या उनका कर सकते थे भाई। सही बात है ना, गलत है? जस्टिस साहब ऑनरेबल है ना भाई, तो आप किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं? क्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन जज साहब के लिए तो एक प्रॉपर फॉरम है ना, तो उसके अलावा तो नहीं कुछ हो सकता। अगर वो ना देते इस्तीफा या ना जाते तो उसामा साहब कुछ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो आपको पता ही है, फिर वो तो लंबा काम हमने केसेस भी देखे हैं। हाँ, तो अब उन्होंने, उनकी मेहरबानी है, बहरहाल थैंक्स उनको कि ऐसे बंदे मोरालिटी वाले होते हैं कम अज़ कम। आगे आ जाता है इस मामले में। इशू क्या है जी? ये इसको उमल जराइम कहते हैं शेख रशीद साहब। आपको पता ना कि तमाम करप्शन केसों की अच्छा, आप पहले मैं पढ़ लूँ कि फवाद साहब ने क्या, और आगे मैं कहूँ कि जा गिरा है और क्या होगा क्या, थोड़ा सा कि डोगर साहब की इजाजत है, क्योंकि उनके ट्वीट्स के ऊपर मैं वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ, सिर्फ ट्वीट्स पढ़ रहा हूँ ताकि उस ट्वीट्स के ऊपर हम बात कर सकें। अब ये वो कह रहे हैं फवाद साहब जो ट्वीट हैं, क्योंकि हम अपनी ना बात करें, फिर मैं बताऊंगा कि इनसाइड कहानी क्या, क्यों खुलेगा, कैसे खुलेगा डोगर साहब के बाद अगर इजाजत देंगे तो। ये मैं सिर्फ इतनी बात। अच्छा। उन्होंने कहा कि हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। ठीक है, ये उनका ट्वीट है, हम ये पढ़ रहे हैं क्योंकि अपने तौर पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्नलिज्म करें ना, अपने तजिए बाद में करें। ठीक है, अहम सिरा है चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुलजम की हैसियत रखते हैं चौधरी फवाद हुसैन, क्योंकि हम अपने तौर पर अगर जुमले बोलेंगे ना तो ये मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस ऑलरेडी हो चुका है, ये वो उन्होंने बैन, तो इसलिए हम उनका जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ, इसको बाद में हर केस में अपनाया गया, यानी वो शरीफ टीटी के गैंग हो या वो उमनी ग्रुप या उधर जरदारी फेक हो। ठीक है, ठीक हो गया। ये फवाद चौधरी साहब जी कह रहे हैं आगे, इसलिए इस केस को अंजाम तक पहुंचाना अज हद अहम है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट मना कर चुकी है ना, बाल वो ये कह रहे हैं।
आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कानूनी टीम ने एक शहबाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। ये भी वे कह रहे हैं हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हुदैबिया, बड़ी अहम बातें हैं सर। जी सर, जल्दी से आज हमारे प्रोग्राम का हुदैबिया पेपर मिल्स मुकदमा नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाजी है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के बारह सारी चीजें जा रही हैं और एक वजीर कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से, खुद वो वजीर है। अच्छा, आगे वो क्या कह रहे हैं, इस सिलसिले में मुतलका इदारों को तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हदायत दी जा रही हैं। अब इसका मतलब है कि पहले तो कोई अभाम था, वज़ीर-ए-आज़म साहब बीच में इन्वॉल्व हो गए, वज़ीर इत्तलात व नशरियात शहजाद अकबर साहब के हवाले से बातें आ रही हैं। उन्होंने कहा बाकायदा हम एहतजाज हदायत जारी कर नहीं रहे। मैं अगली बात भी बता दूं, हदायत जारी हो चुकी है। चले ठीक और आगे डोगर साहब को मौका दें, डोगर साहब, तो फिर मैं मुझे बताऊंगा कि कैसे होगा, इससे क्या निकलना। उसामा साहब, हफ्ते वाले दिन एक फ़ैसला आया 3 रुकनी बेंच का, लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का, जो रेफरी जजेस थे जिन्होंने शहबाज शरीफ की बेल पर फैसला दिया। अब उन्होंने उसमें बड़ा क्लियरली कहा कि हुकूमत ने जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम लगाए थे उसमें मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं होती। जो नैब है, नैब ने जो प्रोसिक्यूट किया है उसमें कहीं ये साबित नहीं होता। उन्होंने कोई एक चीज़ ऐसी नहीं रखी जिससे साबित हो कि ये करप्शन का पैसा था और कहाँ से ये आया, इल गॉटन मनी थी। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अगर फ़र्ज़ किया जाए कि ये उनको बाहर से उनके वोटर्स ने भेजे या उनके पार्टी वर्कर्स ने भेजे हैं, तो फिर ये नैब का केस बनता ही नहीं है, फिर तो ये इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देनी चाहिए क्योंकि ये उसकी डोमेन है। अब यहाँ तो शहजाद अकबर साहब के, सर एक मिनट, शहजाद अकबर साहब के दावे बिल्कुल फारिग हैं। वो इमरान खान को मामू बना रहे हैं और अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। या फिर प्रोसिक्यूशन जो है वो फारिग है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो किसी केस को साबित ही नहीं कर सकती। अब हाई कोर्ट की ये जो ऑब्जर्वेशन आई हैं उसके बाद नैब कोर्ट में उस केस की हैसियत क्या रह गई है, क्योंकि उसमें बड़े स्ट्रॉन्गली उन्होंने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ पे करप्शन का 1 रुपया ये साबित नहीं कर सकी नैब की प्रोसिक्यूशन। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग ये नहीं साबित कर सकी। उसके बाद बेनामी अकाउंट्स जो हैं ये कह तो रहे हैं लेकिन उसके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन साबित नहीं कर सकी। तो सर जब हम कुछ साबित ही नहीं कर सकते और शहजाद अकबर साहब फिर जो रोज़ टीवी पे आके बैठ कर लगे हुए हैं सारा कुछ करने कि ये 111 गवाह हैं, ये है और ये हमारे पास सबूत है, वो सबूत कहाँ पर हैं, वो किसको दिखाने हैं? क्या वो सिर्फ इमरान खान साहब को बताने हैं या कोर्ट्स को भी दिखाने हैं? कोर्ट तो कह रही कि हमारे सामने कोई सबूत ही नहीं रख रहे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की नहीं है, इनके पल्ले है ही कुछ नहीं है। उसके बाद तो फिर कौन से मजाक किया जा रहा है ना ये सारा उसामा साहब। अगर यहाँ तो फिर आप केस कोर्ट में साबित करें। अगर प्रोसिक्यूशन जो है कोर्ट ये कह रही है, 3 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ये कह रहे हैं कि जनाब ये उस केस के हवाले से कोई एक चीज साबित नहीं करते। अच्छा, एक जज साहब बाहर जाने दे रहे हैं इसी वजह से। एक मिनट कह रहे हैं इलाज के साहब जो आपने बात की है ना 100% उससे मैं एग्री हूं। जो जज सुन तो ले, सुन ले जी सुन ले बात, जरा दिल थाम के। आपने जो बात कही 100% उससे मैं एग्री हूं। जो जज साहिबान बात कर रहे हैं वो कानून आइन के मुताबिक कर रहे हैं, 100% मैं एग्री हूं। अब एक मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं, मैं पहले दिन से रो रहा हूं कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग इट्स अ प्रेडिकेट ऑफेंस। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है कि आप जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, ये पहले प्रूव करना पड़ेगा कि इस बंदे ने मंशियात फरोशी करता था, इस बंदे ने करप्शन की और उसके फलां प्रोजेक्ट से इतने पैसे लिए, इसने किकबैक्स लिए। वो कोर्ट ने कहा है, वो कोर्ट ने कहा है कि मुझे आप ये बताएं कि आप जो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा रहे हैं, नैब का काम ये है कि वो करप्शन साबित करे। मैं आपकी बात पे आ रहा हूं, सारे इशू में करप्शन का आप मैं बता रहा हूं प्रोजेक्ट में ये करप्शन है, इस चीज को भी तो सामने लेके मैं आप समझा रहा हूं। तो अब फिर मुझे एक बात बता कि नैब क्या और ये जो शहजाद अकबर साहब ये जो हमें तोता तो मैं वही सुना रहा हूं कि वो जो नैब काम नहीं कर सका असद खरल बता रहा है, उनको बेवकूफ बना रहे हैं, ये करेगा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। असद खरल साहब करेंगे वो काम। मैं जो नैब नहीं कर रहा, शहजाद अकबर नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूं नैब को, उनको गाइड कर रहा हूं, बड़े बड़े उन्होंने प्रोसिक्यूटर रखने हैं जनाब। मैं आपको बता रहा हूं क्यों बता रहा हूं, यही कोर्ट रोना रो रही है और बात रोना सो कोर्ट को खैर नहीं कहना चाहिए, यानी वो मतलब कह रहे हैं। तो उसामा साहब बात जरा समझे, प्रेडिकेट ऑफेंस ये है, इसका नाम है प्रेडिकेट ऑफेंस, इट्स अ प्रेडिकेट ऑफेंस। जी आप यानी सुन ले, आप वकील हैं माशाल्लाह, आप जस्टिस साहब के बेटे हैं और भाई भी आपके सेक्रेटरी बार है और माशाल्लाह वो भी अभी अटॉर्नी असिस्टेंट है या एडवोकेट जनरल है, तो सारी फैमिली आपकी माशाल्लाह। मुझे आप बार बार मैं साफी हूँ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा जाके सीख गया हूँ। अच्छा अब मामला डॉक्टर साहब बड़ा है, मैं जो बात आप कर रहे हैं ना, क्या नैब को नहीं पता होना चाहिए? ये प्रोसिक्यूटर जनरल जो दावे करते हैं शहजाद अकबर साहब, मैं आपको बताता हूँ प्रेडिकेट, आप मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं जब आपके पास प्रूफ ही नहीं है? सुन लें,
ये कैपिटल ऑफ फ्लाइट उसको कह सकते हैं। सुनते जाए जरा, पैसा बाहर भिजवाना उसको कहेंगे कैपिटल ऑफ फ्लाइट, वो एफआई के डोमेन में आ गया। ठीक है, आपने एक हवाला उंडी कर दिया, वो भी एफआई के डोमेन में आ गया। दो चीजें हो गई, टैक्स एविजन हो, सुन लो, टैक्स एविजन हो गई, वो होगी। तीसरी चीज टीटियां लगाना। अब मामला ये, थोड़ी सी डोगर साहब सुन लीजिएगा, अब ये तो हो गया वो मामला। अब जो शहबाज शरीफ वाला क्या है, उनका भी जवाब देता हूं मैं कि जितने वो बोले वो भी नहीं। अब ये जो केस बनाते हैं ना, इनको बीमारी क्या है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हाथ में डाल गा देते हैं नैब और एफआईए। भाई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आमला जो 2010 लगाने का आपको बहुत ही शौक है, आप मेरे पास आए लेक्चर लें, उसमें कौन सबसे पहले तो आपको 5 साल हर केस में मैं सजा दिलवा सकता हूँ। मैं बताऊंगा नहीं वो सीक्रेट, क्योंकि हर मुलजम क्यों प्रेडिकेट ऑफेंस जो इनिशिएट करना है ना आमला का, आपको पता है गलत किसी के खिलाफ आप मनी लॉन्ड्रिंग केस बनाए तो 5 साल 7 साल सजा है उसकी। और नैब एफआई में कितने केसों में सजा हो जाए। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये एंटी मनी आमला एक्ट का तहत है कि उसामा साहब आपके पहले साबित होगा कि आप मनशियात फरोशी करते रहे, आपने डीलरों का, सुन लें, पर्चे आएंगे, डीलरों के आएंगे बयान, उसके बाद 9C में आपको सजा होगी। इस तरह करप्शन हो गई। मेरा सवाल तो आप क्यों मनी लॉन्ड्रिंग का केस? मेरा ये सवाल ये है कि शहजाद अकबर साहब के जो बयानात हैं, उनके बयान वो प्रोसिक्यूशन जो है उसको क्यों नहीं छोड़ देना, उसको वो एविडेंस जो कहते हैं कि जी मेरे पास 111 एविडेंस सही है। अब अगली दूसरी एविडेंस कहां पर है? एविडेंस है कोर्ट के सामने, कोर्ट के सामने सुन, तरीका गलत है। वो जो एविडेंस है वो सब कुछ है, तो आप ठीक कराए ना खरन साहब, लेना ट्रांजैक्शन हुई है क्या ये ट्रांजैक्शन? अच्छा अब ये जो शहबाज सर कोर्ट तो कह रही है कि ट्रांजैक्शन साबित नहीं हो रही। नहीं डॉक्टर साहब थोड़ा सा कोर्ट कह रही है ट्रांजैक्शन साबित हो रही है। सुन ले, मनी लॉन्ड्रिंग कह रही है कि अगर उसके बेटे के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही तो उसका इल्जाम शहबाज शरीफ पे नहीं दिया जाता। बेनामीदार नैब का एक्ट है ना, नैब में हर वो बंदा जो पब्लिक ऑफिस होल्डर से लिंक कर दिया जाए, अटैच कर दिया जाए, उसे उसको मंसूब कर दिया जाए, तो वो उसका प्रीमा फशाई और नैब के कानून नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के मुताबिक यही खूबसूरती है कि वो उसका बेनामीदार बन जाए। छोटा सा बेनामीदार बन गया, अब वो बेनामीदार जो है वो साबित करेगा कि उसकी न्यूज़ अपडेट्स अब पता चला। अब पता चला। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, दुनिया खामोश है। तुर्की ने आवाज़ उठाई है, पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है। अभी मैं देख रहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि जी पुरअमन एहतजाज का हक़ होना चाहिए, इसराइल जुल्म ना करे। बाबर डोगर साहब, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा ये इसराइल पर? उसामा साहब, अनफॉर्चुनेटली अब यूएई भी ये कंडेम कर रहा है। तो जब इसराइल को वो रिकग्नाइज़ कर रहा था तो उसको इतनी ये पता था कि इसराइल जो है उसने क्या जुल्म सितम किया है फ़लस्तीनियों पर। उस वक्त OIC क्यों खामोश रहा? जब ये 4 अरब कंट्रीज़ जो हैं जिन्होंने इसराइल को पिछले साल अप्रूव किया, तस्लीम किया, ये अब ये कह रही हैं कि जी इसराइल बड़ा जुल्म कर रहा है। तो ये उस जुल्म के ख़िलाफ़ खाली बयान दे रहे हैं। पिछले 20 साल से OIC ने प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया, सिर्फ बयान देने के, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए हैं, सऊदी MBS से मिले हैं, मोहम्मद बिन सलमान से मिले हैं, उसमें भी उनका जो अलामिया है उसमें भी ये शामिल है कि जनाब जो इसराइल है वो और जो फ़लस्तीनियों पे जुल्म सितम कर रहा है वो उसको फौरी तौर पे बंद करे और OIC जो है वो इस पर फौरी तौर पर एक्टिव हो। मसला ये कि किस तरह से एक्टिव हो। यहाँ तो जो OIC के ममालिक हैं वो सारे बिल्कुल उसमें जो मुल्क जिन्होंने उसको रिकगनाइज़ किया हुआ है उन पर प्रेशर डाला जाए कि जनाब इसके साथ सफारती तल्लुकात ख़त्म किए जाएँ। उसको पता चले कि अब आप देखें, आप 4 मुल्कों ने, मिडल ईस्ट के 4 मुल्कों ने माना है और उसके बाद वो उसका जुल्म सितम फिर बढ़ गया। कल रमज़ान में रोज़ों में जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से वहाँ पे गने चलाई हैं और जिस तरह से नमाजियों पे उन्होंने तशद्दुद किया है, उसके बाद तो उसके अज़ाइम बिल्कुल खुल के सामने आ गए। और मुसलमान ममालिक जो है इनमें आपस में इतफाक़ नहीं है। ये एक OIC बनाई हुई है, लेकिन OIC में 4 मुल्क इकट्ठे बैठ ही नहीं सकते। ये किसी एक मुल्क के खिलाफ की एक तगड़ी किस्म की प्रेस रिलीज ही नहीं जारी कर सकते, उसके खिलाफ कोई आवाज़ ही नहीं बुलंद कर सकते। उसका फ़ायदा क्या है? साहब, जब तक सारे मुसलमान एक होके, सारे मुसलमान ममालिक एक एजेंडे के तहत नहीं ना चलेंगे,
उस वक्त तक ये OIC जो है ना वो फ्लॉप है, उसको वो अपना एजेंडा हासिल ही नहीं कर सकती। OIC का मकसद ही ये था कि मुसलमान ममालिक जो हैं एक तो उनके साथ आपस में कोऑपरेशन बढ़े, और दूसरा जो मुसलमान ममालिक के साथ ज्यादती हो रही है उसकी एक प्लेटफॉर्म पे रहकर उसके साथ आवाज़ उठाई जाए और उसकी मदद की जाए। तो सर ये ना आवाज़ उठा सकते हैं ना किसी की मदद कर सकते हैं। कॉपरेशन का ये हाल है कि वो कश्मीर पे ये आवाज़ नहीं उठा सकते। आधे से ज़्यादा ममालिक जो है उनका इंडिया में स्टेक है, वो जनाब ये ऑफर कर देंगे कि हम आपकी इंडिया के साथ बातचीत करवा देते हैं, सुलह करवा देते हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ आवाज उठाने को कोई तैयार नहीं है। 61 मुल्क हैं, अगर ये छोटा मोटा बाइकआउट कर दें, मैं कोई फुल बाइकआउट की बात ही नहीं कर रहा, हद तो यह है कि वहां जो तेल इस्तेमाल हो रहा है उनके खिलाफ, उनकी जीपों गाड़ियों में जिससे वो गोलियां बरसा रहे हैं, वो भी तेल इस्लामी मालिक से जा रहा है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ बाबर डोगर साहब कि 61 मुल्क मिलकर इसराइल का भी नहीं कर सकते। मकबूजा कश्मीर का आपने कह दिया जी चलो इंडिया के साथ है, तो इसराइल का तो कर सकते हैं, छोटा सा मुल्क है, ज्यादा आबादी भी नहीं है, वहां कितना कुछ का समाज जाता है। तो इतनी भी गैरत हमीयत नहीं है कि अपना कुछ नुकसान कर लें अपने मुसलमान भाइयों की जानें बचाने के लिए, उनको आज़ादी दिलवाने के लिए। ये कैसे हो सकता है? दुनिया का कोई मुल्क, ताकतवर 3 मुल्क 61 मुल्कों का बाइकआउट नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्या कहते हैं बाबर साहब? मैं सर आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर 61 ममालिक फ्रांस का बाइकआउट कर दें, अगर 61 ममालिक जो हैं वो इसराइल का बाइकआउट कर दें, अगर 61 ममालिक जो हैं वो इंडिया का बाइकआउट कर दे, कोई दुनिया का मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उसकी इकोनॉमी मुंह के बल नीचे गिरेगी उसामा साहब, बिल्कुल ठीक। लेकिन मसला ये है कि हमारे सबके छोटे छोटे मफादात हैं। इन सारे ये जो सारे ममालिक हैं, ये जो ज़्यादातर लोग हैं वहाँ पर, जो उनके वहाँ पे हुक्मरान तबका है, उन सब के बैंक अकाउंट्स या UK में है या USA में है या यूरोप में है। ये इन्होंने वहाँ पर याशियाँ करने जाते हैं, वहाँ पर याशियों के अड्डे इन्होंने बनाए हुए हैं। इनको डर ये है कि इनके अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, इनके याशियों के अड्डे बंद हो जाएंगे, और ये उनके सामने इस तरह से चुप करके बैठे हुए हैं। बल्कि चुप क्या होना, ये तो अब इसराइल को तस्लीम करना शुरू हो गए हैं सारे। तो उसको तो इससे और ज़्यादा जो है वो बढ़ावा मिला है इसराइल को, और आप देखें कि वो आगे और बढ़ गया। अब UAE रोके ना उसको, इसने उसको तस्लीम किया था तो अल्टीमेटली किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे किया था ना, अब जाके उसको रोके कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं। हमने तो आप पे इत्मीनान का इजहार किया था कि आइंदा से आप पुरअमन रहेंगे और आपके साथ ताल्लुकात इसीलिए रखे थे, तो ये जो आप कर रहे हैं ये तो अमन का बेड़ा गर्क कर दिया, आप तो नेते मुसलमानों को मार रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से भी सख्त स्टेटमेंट्स आती रही हैं। तुर्की के सदर ने एक दफ़ा फिर कहा है कि इसराइल दहशतगर्द रियासत है और ये हमला सिर्फ बैतुल मक़दस पर या फ़लस्तीनियों पर नहीं है, इस्तांबुल पर हमला है, ये इस्लामाबाद पर हमला है। इस तरह से उन्होंने कहा कि इस्लामी मुल्कों उनके कैपिटल पर हमला है, क्योंकि आज भी मुसलमान ये समझते हैं कि जो मस्जिद अक्सा है, बैतुल मक़दस है, इस पर मुसलमानों का हक़ है। मैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ। मस्जिद अक्सा इसको क़िबला अव्वल कहा जाता है क्योंकि पहले इस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी जाती थी और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये यानी उनके दिल की ख्वाहिश थी, फिर अल्लाह ताला ने ये हुक्म फरमाया कि आप यानी काबतुल्लाह की तरफ आप रुख कर लें, और उस तरफ रुख करके फिर उसके बाद से नमाज़ शुरू हुई थी। वरना पहले ये मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज़ पढ़ी जाती थी रुख करके। और जब शब मिराज पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो उस वक्त भी मस्जिद अक्सा भी तशरीफ़ लेकर गए थे। तो इसलिए मुसलमानों का एक इतना ज़्यादा क़ल्बी इसके साथ ताल्लुक़ है। अब जुम्मतुल विदा पर भी यहाँ पर मुसलमान गए, रमज़ान मुबारक का बड़ा अहम दिन, और 27वीं शब लैलतुल क़द्र की तलाश में भी, दोनों रातों में उन पर जुल्म हुआ, उनको नहीं जाने दिया गया। असद खरल साहब, ये कब ख़त्म होगा? यानी अब इसराइल कहता है कि जी ये सारा कब्ज़ा हमने करना है, 1967 से हमने पूरा कब्ज़ा कर लिया था, मुसलमानों को यहाँ पर शिकस्त देती थी, यहूदियों को जिस तरह यूरोप ने जाकर वहाँ आबाद किया था, और उसके बाद से अब तो वो बेचारे कहते हैं मशरक़ी यरूशलेम तक हमें रसाई दे दो। वो कहते हैं नहीं, सारा हमारा है, निकलो यहाँ से। तो ये तो उनकी ज़मीनें हड़प कर करके अभी भी उनको बेदखल कर रहे हैं। तो ये तो फिर नुकसान हुआ। UAE ने या बहरीन या दीगर मालिक तस्लीम किया, तो उससे तो वाकई इसराइल ने कहा हो अब तो तस्लीम करते जा रहे हैं, जो करना कर लो। चूतों के डर से तस्लीम किया ना, अपनी एजाशियों को छुपाने के लिए, वरना जमहूरियत को थोड़ा सा डरावा देते हैं इनको जो बड़े ताकतवर मालिक हैं, तो ये उनके पाँव में पड़ जाते हैं। आपको पता है ये इनकी औकात क्या है, जो इनके लक्षण हैं और जो इनके किरदार हैं और जो इनके वहाँ से आप इनके अरबों रुपए के एहसास थे उनके उन मुल्कों के अंदर पड़े हुए, यूरोपीय मालिक के, अमेरिका में पड़े हुए हैं, बरतानिया में पड़े हुए हैं, स्विट्ज़रलैंड में पड़े हुए हैं, अरबों तो वहाँ पे पड़े हुए हैं, जो इनकी अयाशियाँ हैं, जो सारी चीज़ें हैं। अब कोई और मुल्क हो वहाँ पे जमहूरियत ना हो, बादशाहत हो, तो अमेरिका आंखें दिखाएगा ना, इसराइल आंखें दिखाएगा, बरतानिया पीछे पड़ जाएगा। यहाँ के क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि ये उनके पिट्ठू बने हुए हैं, तेल इनका है, कंट्रोल उनका है, और ये अपनी अयाशियों की वजह से उनके नीचे लेटे हुए हैं। अब बेशर्मी की हद है। अब देखें ना, तीसरा इस्लाम का जो मुकद्दस तरीन मकाम, जिस तरह मस्जिद अक्सा की हमने बात की है, और जिस तरह तीसरा आशरा है लैलतुल क़द्र है, वहाँ पे अब देखें कि
वहाँ पे जिस तरह सैकड़ों अफराद जो हमले किए गए हैं मस्जिद अक्सा के करीब, जो एक मरतबा फिर जो इन्होंने किया पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, बच्चे भी जख्मी कर रेड क्रिसेंट कह रहा है लाले आमर के मुताबिक जिस तरह के हमलों में सैकड़ों अफराद जख्मी हुए, 50 को तो क्रिटिकल हैं जिनको अस्पतालों दाखिल कराया गया है। सर चूंकि मामला ये है, हाँ जी वक्त कम है, मैं इस एक और खबर शामिल करनी है सऊदी अरब के हवाले से, क्योंकि वज़ीर आज़म का वो उसमें मैं बता देता हूँ ना कि उन्होंने सऊदी अरब पे अब सेक्रेटरी जनरल ओआईसी से मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया है, उन्होंने मुतालबा किया है वहाँ से जो आज मुलाकात आपको पता उनकी थी, उनका फोबिया जो इस्लामोफोबिया उसका तदारक होना चाहिए और फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल से निपटने के लिए मौसर किरदार अदा करे। आप जो वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामी ताउन की जो तंजीम अल्लाह करे कि OIC, अच्छा ये बताएं दौरे सऊदी अरब, हाँ जी, इमरान खान साहब पहले तो कहते थे शरीफ खानदान के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, लेकिन इस दौरे के बाद अब मोहम्मद सलमान ने भी कहा वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। नहीं, वो बिलावल कह रहे हैं जी पहले $3 अरब वापसी की वजूहात बताएं, वैसे तो मैं अर्ज कर दूं कि $2 वापस किए हैं। पहली बात तो ये है ना, अब आपको पता है, मैं एक और बात बताऊं, बड़ी अहम बात है, हमारे आईनी पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे आर्टिकल 19 और 19A लिखा हुआ है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी है। पता है किस तरह कि आप ग्लोरी ऑफ इस्लाम, आप आर्मड फोर्सेस इदारों के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, और वो ममालिक खास तौर पे जिसमें सऊदी अरब वगैरह है, उन जिनके साथ हमारे रिलेशन है, ब्रदरली जो इस्लामिक ममालिक हैं, उनके बारे में आप इस तरह की टीजिंग ये चीज़ें डेरोगेशनी नहीं, आप ये टांट कर रहे हैं ना, टीज कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, इनको तकलीफ हो रही है, मरोड़ उठ रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा लें, नवाज शरीफ के हवाले से एक साफ़ी है वहाँ पे, आप अंदाज़ा लगाएं, यानी वो कंपेयर कर रहे हैं। पता है आपको, जो कल एक ट्वीट देखा, आपको डॉक्टर साहब नजर से नहीं गुजरा होगा, उन्होंने ये ड्रामा किया, लंदन के एक साफ़ी ने, उसने ये किया कि वहाँ पे कोई पता नहीं कहाँ से कलाबा जड़ोला, यानी वहाँ पे कुछ सऊदी अरब से रिलेटेड कोई मस्जिद या कोई लाइब्रेरी थी, तो नवाज शरीफ को वहाँ पे ना ले जाके तो उसने ट्वीट पे चलाया जैसे कि यहाँ ये नेक्स्ट देखें लोगों को झूठा है तासर देने के लिए, जस्ट लाइक है कि शहबाज शरीफ जा रहे हैं और वहाँ पे वज़ीर आज़म, DGI आर्मी चीफ वहाँ पे हैं, और जनाब सऊदी अरब की एक लाइब्रेरी और नवाज शरीफ वहाँ पे लंदन में दौरा करवा रहे हैं, तो यानी डॉट बुलाने के लिए उन्होंने कहाँ से कलाबे निकाले बेचारे ने, तो वो एक ड्रामा, तो तारीखी दौरा तो कहता जा रहा है कि आगे अब देखिए उन्होंने कहा 1 करोड़ रोजगार के मौके 2030 में, उसमें ज्यादातर सऊदी अरब कह रहा है कि हम पाकिस्तानियों को देने की कोशिश, दूसरी दफा हो रहा है। आपको पता है जब यहाँ पे आए थे मोहम्मद बिन सलमान, आपको पता है जब इमरान खान साहब ने यहाँ पे उनको जैसर दिया जिस तरीके से यहाँ पे, और उसके बाद ये हुआ कि इमरान खान साहब ने उनको, और कभी इमरान खान को ड्राइवर का आपको पता है इसमें तकलीफ हुई उनको, इस मरतबा डॉक्टर साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा बहुत कम वक्त होगा, यानी होगा ऐसा कि जिस तरीके से उन्होंने प्रोटोकॉल पहले उधर से एयरपोर्ट से रिसीव किया, दोबारा फिर एक उनको रिसीव किया, फिर पहले आर्मी चीफ से मुलाकातें, फिर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातें, खातून अव्वल साथ उन्होंने खुद इन्वाइट किया, और उसके बाद सारा फॉरेन ऑफिस और DGI वहाँ पे हैं, और फिर जिस तरीके से जिस वालाना इस्तकबाल, फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो डिमांड्स थे, जो कैदियों के हवाले से, जो वहाँ पे मैन पावर के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और दौरा उन्होंने खुद यानी इन्वाइट किया, सऊदी सफीर पहले मिले, अब वो खुद आ रहे हैं, अब इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, इसलिए कि सऊदी अरब तो पैसे फिर वापस दे रहा है, पहले इसलिए खुश थे कि UAE ने वापस मांग लिए, सऊदी अरब ने वापस, देखिए इमरान खान ने उस वक्त इंटेग्रिटी दिखाई, उन्होंने अपना मुल्क कश्मीर के पर मौक़िफ़ नहीं बदला, आज सऊदी अरब कह रहा है कि जी हम तैयार हैं, हम सपोर्ट करते हैं ना, तो अगर नवाज शरीफ होता या बिलावल होते तो ये तो पांव में पड़ जाते। अच्छा बाबर डोगर साहब, खान ने पैसे वापस किए, अब ज्यादा मिल रहे हैं ना, डबल से भी ज्यादा, और इस तरह जिस तरह बोल का लोगो था ना कि डबल से भी ज्यादा तनख्वाहें, अब पर सारे मीडिया मालकन पीछे पड़ गए, तो मामला ये है कि डबल से भी ज्यादा मिल रहे हैं ना, सब्र के बाद फल मीठा होता है। अच्छा चले ब्रेक हो जाएगी, UAE के साथ आप देखें, उसके साथ भी हमारे तल्लक हुए, बिल्कुल। अच्छा अब ये बताएं बाबर डोगर साहब कि ये कितनी बड़ी बात है कि सऊदी अरब ये कह रहा है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि 20 लाख पाकिस्तानी तकरीबन सऊदी अरब में रहते हैं, और सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस तरसीलात सऊदी अरब से आती हैं, और ये यकीन जानिए है कि बड़ा 2 + 2 = 4 जिस तरह होते हैं। छोटा सा एक पाकिस्तान, मेरे चूंकि दोस्त बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं सऊदी अरब में, उसामा साहब आज से पहले जब कोरोना आया ना, लोग बेरोजगार हो रहे थे, उनकी जॉब जा रही थी, अकामे उनके खत्म हो रहे थे, और लोग जेलों में जा रहे थे, बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे। अब जाने से और ये जो नया जैसर आया है,
ये तो बहुत ज्यादा 1100 कैदियों को भी पाकिस्तान वापस लाया जाएगा जो बेचारे वहां सऊदी अरब की जेलों में थे। तो बाबर अव्वल साहब, इसमें उन्होंने कहा कि 1 करोड़ तक रोजगार के मौके पैदा होने हैं 2030 जो विजन है सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सलमान का, तो उसमें ज्यादातर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को हम रोजगार देंगे। पहले तो बिल्कुल बदल जाएगा माहौल। जो ग्रीन सऊदी अरब का ये जो प्रोजेक्ट सामने आ रहा है ना, इसमें तकरीबन 1 करोड़ अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। और जो मोहम्मद बिन सलमान उसने इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये यकीन दिलाया कि उसमें मेजॉरिटी सबसे बड़ा जो हिस्सा होगा वो पाकिस्तान और पहले छोटा सा डॉलर में, और इसमें जो खैर साहब अभी बात कर रहे थे ना, $7 अरब सऊदी अरब से जो रिमिटेंसेज आती हैं पाकिस्तानियों से, $7 अरब है, जो कि सबसे ज्यादा दुनिया में। इतनी ज्यादा रिमिटेंसेज कहीं से नहीं आती। ये जो 20 लाख पाकिस्तानी वहां पर बैठा हुआ है, ये $7 अरब की रिमिटेंसेज आती हैं। अब इशू ये था कि सऊदी अरब MBS पाकिस्तान आए, बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान उनको वेलकम दिया, बेताशा MOU साइन हुए, लेकिन उसके बाद जो ताल्लुकात थे उसमें थोड़ी सी ठंड पड़ गई। वो मामला उसमें तुर्की वाला था, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प थे, कुछ उनकी वजह से वो थोड़ी सी कशीदगी आई। लेकिन अल्टीमेटली मैं खुद सऊदी अरब गया, मैंने OIC की मीटिंग अटेंड की। वहाँ पर मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि सऊदी अरब के नज़दीक इस्लामी मुल्कों में अगर सऊदी अरब को सबसे ज़्यादा किसी मुल्क की ज़रूरत है, वो इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं कि सऊदी अरब की मुश्किल के टाइम अगर किसी मुल्क ने मदद की है तो वो पाकिस्तान है। सऊदी अरब पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। मस्जिद नबी हो या खाना काबा, उन दोनों की जो हिफाजत है वो पाकिस्तान के जिम्मे है। पाकिस्तान, उनकी सिक्योरिटी पाकिस्तान के जिम्मे है और वो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। कुछ यमन का इशू था, जब सऊदी अरब ये चाह रहा था कि पाकिस्तान यमन में फौजें भेजे, फौज भेजे, और पाकिस्तान नहीं भेजना चाह रहा था। उसकी वजह ये थी कि हम चाह रहे थे कि इससे ईरान से ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। तो इस हवाले से देखिए, हर मुल्क की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, सऊदी अरब की अपनी फॉरेन पॉलिसी है। हम इंडिया के हवाले से जो सऊदी अरब से एक्सपेक्ट करते हैं वो उस हद तक नहीं जा सकता हमारे लिए। तो हमने भी अपनी फॉरेन पॉलिसी देखनी है, अपने मफादात देखने हैं। हम सऊदी अरब के हवाले से इस हद तक नहीं जा सकते कि हम यमन में अपनी फौजें उतार दें। इस्लामी तादी जो बनाया 34 मुल्क का, थोड़ा सा रहील शरीफ को, तो उन्होंने यही कहा था कि बरादर इस्लामी मुल्क है, हम आपको फायदे के लिए है, और अगर ये होता तो सऊदीया का सऊदी अरब से निकलना चाह रहा है पाकिस्तान। और अगली छोटी सी एक बात डॉक्टर साहब, पहली दफा हुआ है, पहले रेशो जो था ना मुलाजमतों का, इंडिया का बहुत ज्यादा मेजर लाइन शेयर था, उसके बाद बंगाली भी बहुत ज्यादा थे क्योंकि सस्ती लेबर भी थी। पहली मरतबा हुआ है एक मेजर लाइन शेयर। और दूसरा एक और बात है, हम बताऊं, मुझे वहां से जो बताते हैं, नवाज शरीफ जब वहां पे रहे थे और अभी भी हुसैन नवाज की आपको पता है, इनके इतने ज्यादा वहां पे कारोबार है। और बंदा कसम उठा के उसने कहा सर मुझे दुख होता है कि नवाज शरीफ के जो वहां पे स्टोर थे, जो बाकी बिजनेस थे, जो वहां स्टील एम्पायर थी, ये पाकिस्तानियों को तो छूट समझते थे, इंडियन और बंगालियों को वहां पे लगाते थे कि मैंने ये इनके ये हर रमजान में सऊदी अरब, नवाज शरीफ जितना अर्सा प्राइम मिनिस्टर है ये सऊदी अरब जाते रहे हैं, लेकिन इन्होंने पाकिस्तानियों के हवाले से आज तक उनसे कोई चीज अपने बिजनेस के लिए, इनके अपने बिजनेस वेंचर थे वहां पर, अपने बिजनेस को बढ़ाते रहे, चाहे वो लंदन में है, चाहे वो सऊदी अरब में है। अगर इंडिया के साथ इनके मोदी के साथ आगे लेट रहे थे तो उसकी भी वजह ये थी कि मित्तल और जो दूसरी बड़ी बड़ी फैमिली थी, बिजनेस फैमिली थी, उनके साथ बिजनेस जाती बिजनेस हिल मेटल स्टेट जो जद्दा के अल खुमरा में जो है उसमें एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में, जिसके हुसैन नवाज CEO हैं, और वो सबसे बड़ी मिडिल ईस्ट की खुद उन्होंने क्लेम किया हुआ है, और वही सज्जन मित्तल, वही ये सारा नेक्सस इंडिया के, यानी वो खानदानी करते हैं। ये तो बहुत बड़ी तब्दीली बाकी आ जाएगी पाकिस्तान में इंशाल्लाह। ये ओबामा के पास गई, ये मरियम साहब और ये खानदान लेके अपना जाती मुफाद, फोटो सेल्फियां, ये सऊदी अरब के साथ रहे तो वहां पे अपने बिजनेस बढ़ाए, पाकिस्तान का काम नहीं किया, इंडिया के साथ अपनी जाती दोस्तियां। इमरान खान देखे ना, इमरान खान जात के लिए नहीं मांग रहा और इसी वजह से उसकी रिस्पेक्ट हो रही। आज वो पाकिस्तानी को, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जंग लड़ रहा है। इमरान खान की वजह से आपको पता है कितने लोग वापस आ गए, सऊदी अरब से निकाल दिए गए थे, UAE से निकाल दिए गए थे, कुवैत का वीज़ा बंद हो गया था। इमरान खान साहब ने सख्त एक्शन लिया, पैसे उन्होंने वापस मांगे, वापस दे दिए, कंप्रोमाइज नहीं किया। आज वही वक्त है कि वो बुला भी रहे हैं, वो आ भी रहे हैं, वो हमारे पैसे भी दे रहे हैं, हमें इन्वेस्टमेंट भी दे रहे हैं। इमरान खान यही कहता है हमें भीख नहीं चाहिए, अमेरिका से भी यही कहा, हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और बराबरी की सतह पे। आज देखें अमेरिका कहता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए हमारे लिए मजबूरी है, सऊदी अरब कहता है पाकिस्तान के बगैर हम कुछ नहीं है।
तो मामला ये है कि आज हमारी फॉरेन पॉलिसी, इमरान खान नवाज शरीफ की फॉरेन पॉलिसी ये थी कि अपना बिजनेस बढ़ाओ, अपना कारोबार बढ़ाओ। इमरान खान, एक छोटी सी, इमरान खान का काम यह है कि मुल्क और अवाम के लिए, तो इसलिए ये फॉरेन पॉलिसी मुल्क के हक में, स्टेट के हक में है। वो उनके कारोबार अपने जाती के लिए ये रिसोर्सेज इस्तेमाल करते थे। जी अच्छा, ये बताएं बाबर डोगर साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब आपकी बड़ी इस लिहाज से पसंदीदा शख्सियत, अब क्या उनको कर लेंगे की साहब सर, मैं मुझे जो दुख हुआ मसला ये है कि आज उन्होंने कहा जी मैं तो कायदे आज़म का सिपाही हूँ, मैं तो कायदे आज़म के अफकार के ऊपर चलता हूँ। बात बताएं फिर ये कि जी मैं जिहाद, वो अपनी तरफ से कोई जिहाद कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा जिहाद कर रहे हैं, मैं कौन सा पाकिस्तान के कश्मीर में चले जाए भाई, मैं इस पे आवाज उठाता रहूंगा। क्या आवाज उठाते रहेंगे? आपका नैरेटिव क्या है? आप क्या कह रहे हैं? आपका नैरेटिव ये है कि अदारे जो हैं वो आप उनको रगड़ा लगाते रहते हैं, आप अफवाज पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, आप अदलिया को टारगेट मेरे पास ना, सॉरी, अब आप ये कह रहे हैं कि आप आवाज उठाते रहेंगे, यानी कि किसकी क्या ये पाकिस्तान ना खपे की आवाज उठाते रहेंगे, इस तरह की बातें करते रहेंगे। और फिर आप अपने आप को तो देखें, आप कौन से मुजाहिद हैं, आप कौन सा कश्मीर में जिहाद करके आए हुए हैं, शेखुपुरा को लूट के आप खा गए हैं सारे। नहीं मैं तो हैरान हूँ, मेरा उनसे कोई जाती लड़ाई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को देखें और किस चीज पे फख्र कर रहे हैं आप, किस चीज पे फख्र कर रहे हैं? ये सुन लें जी, उससे मरियम खुश होगी, नई ब्रेकिंग न्यूज है जी, ये मैं इत्तेफाक से डिस्कस नहीं कर जी। FIA ने एक नोटिस दिया है, अब मैं फोन पे अचानक मुझे याद नहीं रहा, क्रिमिनल ट्रेसपास बाय एक्टिविस्ट ऑफ PMLN इन FI ऑफिस 1 हमीद हमला हुआ है निजामी रोड लाहौर। इसके हवाले से FI के डायरेक्टर 1 जो है उन्होंने पता किसको बुलाया है? मरियम औरंगजेब साहबा, अताउल्ला तारड़, ये गजाली भट्ट है, मियाँ मरगूब अहमद है, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ नोटिस उनका इत्तेफाक से हम, और 10-12 अननोन जो है एक्टिविस्ट है। ये जो चीज है ना, अब ये वहाँ पे दफ्तरों में एक तो आप पाकिस्तान के खिलाफ बयान दें और दूसरा फिर आप उस पर फख्र करें। यार कुछ शर्म होती है, मुझे सब पता है, आपको कौन क्या कारनामा क्या का सिपाही हूँ, किस हवाले से पाकिस्तान, क्या तुम्हारा अपना करैक्टर क्या है? बिजली चोरी करनी, गैस चोरी करनी, पेट्रोल चोरी करना, लोगों की जमीनों पे कब्जे करना, कितने पर्चे हैं तुम्हारे ऊपर वहां पर शेखुपुरा के? वो हो जाए, छोड़ दे। नहीं क्यों छोड़ दूं? छोटी चीजें हैं, क्यों छोड़ दूं? और तुम कर क्या रहे हो? कायदे आज़म साहब 2 साल तुम्हारे DC और DPO तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तो जनाब तुमने पाकिस्तान ना खपे की बातें करना शुरू कर दी है। पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है, उनके सिपाही ये करेंगे कि वो मुल्क को 2 लाख करने की बातें करेंगे, वो करप्शन करेंगे, वो चोरियां करेंगे, वो डाके मारेंगे, वो गैस चोरी करेंगे। मुझे बताएं, आप कायदे आज़म के सिपाही खुदा का लिए बानिया पाकिस्तान को बख्श दें, उनकी तो रूह तड़प रही होगी कि यार मेरे क्या उनके साथ हो रहा है। आपके पहले भी आपको पता है मोहतरमा फातिमा जिन्ना के हवाले से जो खुरम जहांगीर के वालिद ने जो गुलाम दस्तगीर ने किया था, पता है आपको कि नहीं? अब मैं वो बात नहीं कर सकता, आपको नहीं शायद पता। मोहतरमा कायदे आज़म की जो बहन थी, जब वो अयूब खान के साथ, मैं बात थोड़ी समझा देता हूँ, छोटी सी बात करूंगा, पूरी नहीं कर सकता, मेरा रूह कांप जाती है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना इलेक्शन के खिलाफ लड़ा, गुलाम दस्तगीर खान जब एक मिनट ठहरे, डॉक्टर साहब, अगर आप इतने मुहिब्बे वतन है ना, आपने कहा जी कि मेरे जाने के बाद मेरे पाकिस्तान के जवान मेरे वर्सा हैं, क्या आप मुशले रहा है आप जवानों के लिए? आप जो लुटी हुई दौलत है ना, सारी उन गरीबों यतीमों में वापस करें जिनका आपने पैसा लूटा है, फिर आप ये बात करें। जिनके आपने पैसे लूटे हैं, जिनकी ज़मीनों पे कब्जा किया है, जो सरकार को नुकसान पहुंचाया है, ये पेट्रोल चोरी करके, गैस चोरी करके, ये सारा कुछ, वो सारे पैसे वापस करें, उसके बाद फिर ये बात करें कि आपका सियासी वारिस कौन है। सारी दुनिया को पता है। मैं एक बात उसामा साहब जो बात कर रहा था, अयूब खान का आपको पता है दौर था, मोहतरमा फातिमा जिन्ना इलेक्शन लड़ रही थी और उनके मुखालिफ थे खुरम दस्तगीर साहब के वालिद गुलाम दस्तगीर गुजरांवाला से, जो तल्ला है जिनका डोगर साहब MLA होते थे मेरे ख्याल पहले MLA के बजाय। तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा का निशान था, इंतखाबी निशान, लालटेन। उन्होंने पता क्या करवाया? उन्होंने क्या करवाया? मेरा रूह कांप उठती है। यानी बानिया पाकिस्तान की बहन जिन्होंने अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस की पाकिस्तान के लिए, भाई के साथ कामयाबी के लिए, पाकिस्तान बनाने के लिए, बड़ा किरदार। डोगर साहब ये वहां से खमीर उठा। बार जरा समझे इस पार्टी का। गुलाम दस्तगीर खान ने क्या किया कि जो लालटेन है ना,
वो अब मैं क्या तो उसका निशान इस तरह से नहीं, नहीं। वो ऐसे मुजी जो है उनके गले में डाल के ना और पूरे शहर में भगा दिया। यानी मैं वो बात करते हुए मैं कांप जाता हूँ। यानी इन्होंने इस हद तक तजलील की बानिया पाकिस्तान की बहन की कि लाल टैने उन जानवरों के गलों में लटका दी। मैं नाम नहीं, मेरी बात पूरी बयान नहीं कर सकता, मेरा लफाज साथ नहीं दे रहे। ये वो लोग हैं, जाती उम्र में जब इनका घर गया, ये लोहार कहते हैं, कोई कुछ कहता है, मैं वहाँ पे है, मैंने किताब लिखी है, 99 में गया, शिका कैमरा लेके बॉर्डर क्रॉस कर गया, अपनी जान जोखों में डाल के। इनके घर में मंदिर बना हुआ है जहाँ पे ये अभी भी, वहाँ पे मैं सिखों से इंटरव्यू की तस्वीरें लगी, पता उन्हें क्या क्या, उनका ये बरवाले हैं, ये लोहार नहीं है ना। कश्मीरी कहाँ से आ गए? जाती उम्र में कश्मीरी कहाँ? नहीं, मुझे ये नहीं है, लोहार एक अजीम कौम है, बिल्कुल ठीक। वो आप लोहार करना लेकिन हमारे नबी है, हमारे नबी थे ना, दाऊद या नूह जो कौन से थे, जो लोहार का काम करते थे। काम करना मतलब उससे आदम की औलाद है ना, सब बराबर है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमजा कहता है मैं लोहार का पोता हूँ, मरियम कहती हमारा पति दादा की पोती हूँ, मुझे नहीं पता दादा पोता कहानी। मैं इससे लोहार जो है ना, लोहार तो एक अजीम कौम है, लेकिन जो आप हैं वो आप जाहिर करें, इसमें ऐसी कोई शर्म की बात नहीं है। ठीक है, वहां पे मुझे उन्होंने बताया उनका ये बरवाले हैं, लोहार भी नहीं है ना। ये कश्मीरी कहां से बन गए, बट कहां से बन गए? और जाती उम्र में कश्मीरी की तरफ से आ गए भाई। मैं तो इनके गांव का, मैं शजरा नसब इनका जानता हूं, मेरी तस्वीरें वो किताब में मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, दिनाया उसको करेंगे। और उनके तस्वीरें सिखों के इंटरव्यू हैं, इनके घर में गुरुद्वारा बना हुआ है। ये जाती उम्र की जहां बस्ती बसाई और वहां पे करोड़ रुपए पाकिस्तान के फंड लगे। उसामा साहब मैं 99 में गया, अब तो वहां पर सड़कें बना दी। अभी जो केस है ना मियां जावेद लतीफ के खिलाफ, सर वो तो यही है कि जी जो इन्होंने बात की, लेकिन उस पर ये नहीं माफ है। और जो बाकी सर वो ये कह रहे हैं कि मेरा सारी उम्र का रिमांड दे दें। वो कह रहे हैं कि मैं, उन्होंने आज कहा है कि जनाब कायदे-ए-आज़म का रास्ता चुन लिया मैंने, खुदा के लिए अंदाजा लगा ले, ये बड़ा पागल हो गया है, पालखाने में भेज दो। रहमतुल्लाह साहब को निकाल दे उधर, कैप्टन सफदर कायदे-ए-आज़म के साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाने की जरूरत है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।